अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं सरवर भट्टी साहब। 1979 में मौला जट जो बनी थी उसके प्रोड्यूसर सरवर भट्टी साहब हैं। अब 2022 में जो कि द लेजेंड ऑफ मौला जट रिलीज़ हो चुकी है, जो कि अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक काफ़ी अच्छा बिज़नेस कर रही है। लेकिन सरवर भट्टी साहब ने अब ये ऐलान किया है कि वो 1979 की जो मौला जट थी, जो इन्होंने बनाई थी, जो इन्होंने प्रोड्यूस की थी, उसको अब दोबारा सिनेमाज में रिलीज़ करने का फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला आखिर क्यों किया है, सरवर भट्टी साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वालेकुम। पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए और मुझे इस काबिल समझा कि मैं कोई आपसे बात करूँ या आपके वसीले से पब्लिक से कोई बात करूँ। तो मुझे पहली तो इस बात की खुशी है कि मेरा जो काम है, जो मैंने किया हुआ है, जी जी। और मेरे थॉट्स और मेरी क्रिएशन और मेरा स्क्रिप्ट और मेरी मेकिंग, वो अब तक नहीं है। अब तक नहीं है 79 यानी कि 43 साल बाद भी। हाँ, वो अच्छा अब तक उसकी अहमियत को मुसलसल तस्लीम किया जा रहा है। अच्छा। और ये जो द लेजेंड ऑफ मौला जट है, हम्म। ये इस बात का सबूत है ठीक है कि उसको दोबारा रीमेक किया गया। कि ठीक है। उसको रीमेक भी किया गया है हम्म। और उसके टाइटल से, उसके करैक्टरों से, उसके नामों से और मेरी क्रिएशन से हम्म। इन बच्चों ने फ़ायदा उठाने के लिए हाँ हाँ। उसको टेकअप किया है। ठीक है। और ये मेरी गुड लक है कि पहले इंडिया भी इसको कॉपी करता रहा है, ठीक है। फिर सैयद नूर भी इसको कॉपी करता रहा है, हम्म। फिर पाकिस्तान आज तक कोई डायरेक्टर, कोई राइटर हम्म। वो मौला जट से इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह सका। आप 79 वाली मौला जट से मुतल्लिक बताएं कि इसको आप सिनेमाज में किस तरह रिलीज़ कर रहे हैं। मैंने इसका आज के सिनेमाज के लिए जी जी। मैंने उसका डिजिटल साउंड और उसका लेटेस्ट प्रिंट, जी जी। जिसको डीसीपी। डीसीपी कहते हैं, वो तैयार कर लिया है। अच्छा, रेडी हो चुका है। रेडी हो यानी कि फुल स्क्रीन भी हो तो वो पिक्सल फटेंगे नहीं, और नहीं साउंड नहीं इम्प्रूव नहीं नहीं किया नहीं आपने। नहीं नहीं, वो साउंड पिक्चर इम्प्रूव्ड है। ठीक है। और वो अपनी उसी तकरीबन उसी रेजोल्यूशन के साथ, जब वो इतनी बिग हिट हुई थी हम्म। कि जिसके आज तक असरात जो हैं वो ख़त्म नहीं हुए, हम्म। वो उसी हाइप के साथ मैं उसको लेके आ रहा हूँ पब्लिक में। अच्छा, लेकर आ रहे हैं। तो हाँ, इसमें ये बताएं कि कब तक देखने वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक हम दोबारा से सुल्तान रई और मुस्तफ़ा कुरैशी को बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे। मेरा अपना ख्याल है ये जो अक्टूबर तो अब तकरीबन ख़त्म ख़त्म हो होने गया, हाँ वाला जी। है, तो अक्टूबर के बाद ना नवंबर में नवंबर में। मेरा ख्याल है ये फर्स्ट वीक से आगे बात नहीं जाएगी। अच्छा, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 1979 वाली मौला जट सिनेमाज में रिलीज़ कर देंगे। जी जी जी, इंशाल्लाह। और वो इसलिए कर रहा हूँ हम्म। कि उसकी कॉपियाँ जी जी। जो इंडिया में जीने नहीं दूंगा के नाम से हम्म। उस वक्त के वो सुपरस्टार्स थे, हाँ जी। धर्मेंद्र साहब या वो शत्रुघ्न सिन्हा या वहाँ के, और वो जो प्रोड्यूसर था वहाँ का, जो डायरेक्टर बना उसका और उसने प्रोड्यूस की, हाँ। राजकुमार कोहली, अच्छा। वो उस वक्त से लेके अब तक इंडिया का बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर समझा जाता है। फिर उसको पंजाबी में भी पुत जट्टां दे के नाम से, फिर मौला जट के नाम से भी बनाया गया, फिर उसको शंकर दादा के नाम से हिंदी में बनाया गया, हाँ फिर उसको हर ज़ुबान में कॉपी किया गया। हाँ। और जो भी एक्शन में आएगा वो मौला जट के असरात से बाहर नहीं निकल सकता, ना आज तक निकला है। ऐसा और ही है। वो फॉर एवर के लिए डॉक्यूमेंट है, हम्म। वो एक वक्त के लिए नहीं है। सही। उसमें यूनिवर्सल जो ट्रुथ्स हैं ना, उनको मैंने बेस किया है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं सर। ये जो आपने बताया कि अन करीब जो है वो इस सिनेमाज में लग जाएगी नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते, इम्कान यही है, आपने सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं। इसका प्रीमियर क्या इसी ग्रैंड पैमाने पर होगा जिस तरह द लेजेंड ऑफ मौला जट का हुआ था? उससे भी बेहतर होगा। अच्छा, उससे बेहतर या बड़ा होगा? उससे बड़ा भी होगा, बेहतर भी होगा। अच्छा। क्योंकि इन्होंने जो किया है ना, वो माशाल्लाह अच्छा किया है। हाँ
वो बिलाल के लिए या वो हमारा हिकमत के लिए मेरी ब्लेसिंग्स हैं। नहीं सर, बड़ी बात है, आपकी एक फिल्म बनी, उसको रीमेक किया, और रिस्क लेने वाली बात होती है ना कि आप इतनी इंडस्ट्री में, छोटी सी इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दें, और उनकी इस रिस्क को, उनके इस एक्ट को पाकिस्तान में लोग पसंद कर रहे हैं और आपको यकीनन याद कर रहे हैं। जी, मैं पब्लिक का भी थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे उस सेट किए हुए ट्रेंड को उन्होंने आज भी एक्सेप्ट किया है और उसको ऑनर दी है, और पब्लिक एट लार्ज उसे देखने आई है और देखनी चाहिए। अच्छा, फवाद के लिए, फवाद के लिए और हमज़ा अली अब्बासी के लिए ख़ास तौर पे आपका क्या पैगाम है? आपने यकीनन मूवी में उनका काम देखा होगा। मैंने देखा है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना, जी जी, इन बच्चों का माहिरा ख़ान है या वो हुमायूं मलिक है, हुमामा है या माहिरा ख़ान है या वो फवाद है हाँ जी, या हमज़ा अली अब्बासी जी है, जी, मेरे तो वो बच्चों की तरह हैं जी कि जी, मेरे वो फॉलोअर हैं। हाँ जी, तो पहली बात तो ये है कि मेरी दुआ है कि अल्लाह इनको बड़ी कामयाबियाँ दे। बिल्कुल हमारी भी दुआ है, उन्होंने बड़ा काम किया है, बहुत अच्छा लगा है सर। जी आप कंटिन्यू करें सर। और इसमें जो उन्होंने जो बेस्ट पॉसिबल वो खुद कर सकते थे उन्होंने किया, या उनसे जो कोई करवा सकता था करवाया उन्होंने। उसने करवाया। तो उसने लेटेस्ट टेक्निक को, टेक्नोलॉजी को बिलाल ने बेस्ट इस्तेमाल किया है, उसको मैं अप्रिशिएट करूँगा। जी यकीनन, अब तक के जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं उसके मुताबिक तो ये फिल्म 50 करोड़ का दुनिया भर से बिजनेस कर चुकी है। आपको क्या लगता है आपकी 79 वाली रिलीज़ जब होगी वो कितने करोड़ का बिजनेस करेगी? बेटे, बात ये है कि जो मेरी फिल्म ने बिजनेस किया हुआ है ना, हाँ, ये तो अभी उसके, वो कहते हैं कि तकड़ी के तराजू में एक पासक होता है ना, अच्छा, एक तो बाट होते हैं ना, हाँ हाँ, एक उसका पासक होता है जो ऐसे तराजू को बैलेंस रखने के लिए होता है। ये तो अभी वहाँ भी नहीं पहुँची। हाँ ठीक है, ठीक बात है। समझे ना। अभी वो इंडस्ट्री का देखें हाल क्या था, लेकिन इन्होंने स्टैंड करवाया। चलें, ये तो अप्रिशिएट करेंगे ना हम। ये मैं कर रहा हूँ, हाँ हाँ, मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि उन्होंने जो बेस्ट कर सकते थे किया। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस जो हुआ है जी जी, फिल्म देख के, वो नासिर अदीब की एबिलिटीज़ पे हुआ है। अच्छा, कि वो तो ये आप ही के राइटर थे। मेरे राइटर थे, वो राइटर मैंने बनाए थे, हाँ हाँ, मैंने लिखा हुआ स्क्रिप्ट उसे दिया था। अब उसको नया मौका मिला, वो कई बार पहले फ्लॉप हो चुका है। इसी फिल्म को, मौला जाट को, अफसोस यह है कि उसी ने नहीं समझा, अच्छा, ना यूनुस मलिक ने समझा जो उसका डायरेक्टर था। ये उसको बार बार फ्लॉप करवा चुके हैं, और इस फिल्म में उन्होंने इतना गंद डाला है अच्छा, कि वो राइटर लगा ही नहीं। पता नहीं उसकी सलाहियत ही अल्लाह ने वापस ले ली है। इतना मुझे अफसोस हुआ है, आप हैरान होंगे। और अल्लाह पाक, मेरी ये बात जो मैं कह रहा हूँ कि हॉल में फ़िल्म देखते हुए मैं आंसुओं के साथ ना, मैंने इस पे अफसोस किया कि या बारी ताला, अच्छा, कि इसको ही समझ नहीं आई आज तक मौला जाट की। इसने मेरे क्या पास, गलती हुई है उनसे? इसने, नासिरुद्दीन ने और इन बच्चों ने मेरे पॉजिटिव करैक्टर को नेगेटिव कर दिया है। मौला जट को? मौला जट इस फिल्म में नेगेटिव रोल है। अच्छा, किस तरह वो बताइए। इस तरह कि मेरी फिल्म थी इंसाफ पे, अच्छा, मौला जट था मुनसिफ, उसका अपना कोई झगड़ा नहीं था नूरी नाथ के साथ। बिल्कुल। एक गरीब बच्ची के सर से दुपट्टा उतारा गया जहाँ से वो उसने और उसको भगाया गया, उसको डराया गया, हैरास किया गया और उसको जलील किया गया जाबरों ने, जालमों ने। और वो लड़की थानों में गई, उसको इंसाफ नहीं मिला। वो बाज़ारों में गई, इंसाफ नहीं मिला। पंचायतों में गई, उसको इंसाफ नहीं मिला। लेकिन वो लड़की, वो मज़लूम लड़की जब मौला जट के गांव में आई, अच्छा, उसका सर भी ढांप दिया गया और उस जालिम को जिसने उसके साथ जुल्म किया था उसको इतना मारा गया, इतना जलील किया गया। और फिर उस बच्ची की तजलील के एवज मौला जट उसके लिए खड़ा हुआ अच्छा, कि मैं तेरी उस
जो बहन है उसको इस गरीब बच्ची के साथ ब्याहूंगा। अच्छा, इस गरीब बच्ची के भाई के साथ ठीक है, ब्याहूंगा। आप समझते हैं वो थोड़ा इसमें फवाद यानी कि मौला जट को नेगेटिव तौर पे नेगेटिव, उसको विलन बना दिया इन्होंने और फिर शराबी बना दिया है। हाँ ठीक है। और शराबी आदमी जो है या नशेई आदमी वो मुआशरे का लीडर कैसे हो सकता है? वो तो अपने करैक्टर में ही नेगेटिव हो गया और वो हर वक्त नशे में रहता है। फिर मेरे मौला जट का गांव जो था उसमें हर बंदा जो था मौला जट के ज़ेरे असर था और बहादुर था। ठीक है। इन्होंने उसको क्या बनाया कि मौला जट के गांव वाले वो उसको कहते हैं जाओ नूरी नत से जाके माफ़ी मांग लो, तूने नतों से दुश्मनी क्यों की। उनको सबको बुज़दिल बना दिया है। ठीक है। और वो भी जो है वो उसके माँ बाप को इतना उसके साथ मेरी बात। भट्टी साहब ये समझ रहे हैं कि ये जो मौला जट का जो नाम था वो इस फिल्म के जरिए गलत तरीके से पेश किया गया, जो उसका असल मतलब है, जिस वजह से वो द लेजेंड बनी। हाँ ठीक है, समझ जिस वजह से वो इतनी बिग हिट है टिल येट। अच्छा, ये वजह है कि आप दोबारा रिलीज करना चाह रहे हैं? नहीं, एक ये भी वजह है कि असल मौला जट पब्लिक देखे। हाँ वही ना, कि वो इतनी बड़ी फिल्म बनी क्यों, कि ये आज तक उसके ट्रेंड को इंडिया भी फॉलो कर रहा है, यहाँ भी, हॉलीवुड भी। सरवर भट्टी साहब, कहाँ इरादा है आपका इस फिल्म को, अपनी 79 वाली फिल्म को रिलीज़ करने का? सिर्फ पाकिस्तान की हद तक रखेंगे या दुनिया भर में? नहीं, बात यह है कि मेरी पिक्चर तो दुनिया भर में पहले ही पॉपुलर है, ऐसा ही है, ठीक है। वो देखी भी गई है, अब भी देखी जा रही है, यूट्यूब पे भी देखी जा रही है, हर जगह पे। मेरे बच्चे ने खुद उसको लोड किया हुआ है, उसमें भी मास्टर प्रिंट है। और वो ऐसी पिक्चर है जिसको 100 बार भी देखें तो 101 बार फिर जी चाहता है इसको फिर देखें। वो हर बार सिखाती है, वो गैरत भी सिखाती है, वो बहादुरी भी सिखाती है, वो इंसाफ भी सिखाती है। और मेरा मौला जट जो है उसका अपना कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं है, उसका कोई इंतकाम नहीं है। इन्होंने उसको इंसाफ की बजाय, मुनसफ की बजाय इन्होंने मुंतकिम बना दिया है। अच्छा। और वो इंतकाम ले रहा है। और आखिर में एक मिनट, जो मेरा करैक्टर है नूरी नाथ, मैंने तो उसको एंड पे भी उसकी ऑनर को कायम रखा है। अच्छा। इतना बड़ा विलन पूरी दुनिया की किसी फिल्म में नहीं आया कि जो हीरो की अजमत का खुद एतराफ़ करे और खुद अपनी टांग काट के दे दे, जाओ जट्टा तू इनू अपना इंसाफ समझ के ले जा, असी इनू तेरी बहादुरी का इनाम समझ के भुल जाएंगे। ये तो आपने अपनी जो बातें की कि फ़िल्म में देख कर आया, उसके बाद आपने अपने रिव्यू का इजहार किया है। जब ये प्रीमियर होता है इस फिल्म का, आपकी फ़िल्म का, तो किसको बुलाना चाहेंगे? मायरा, फवाद, इन लोगों को बुलाएंगे? सब आएंगे। मैं इनको इनवाइट करूँगा। अच्छा। कि बच्चों आओ और देखो और सीखो। वो मायरा खान आसिया से सीखे कि मुखो जटी बनना था तो उसको पहले ही स्टडी करना चाहिए था। अच्छा। वो मुखो जटी नहीं लगी। अच्छा, बात समझे ना। और वो क्या कह रहा है उसको, मौला जट, देखिए इसने जो नया डायलॉग लिखा है, कहता है जी मेरे डायलॉग थे जो मैंने लिखे थे। वो भाई तू नहीं लिखे थे, मैंने लिखवाए थे। अच्छा। मैंने तुम्हें गलत करने नहीं दिया था। अच्छा। मैंने ठीक लिखवाया था। ठीक। और मैंने पास किया था, फिर मैंने शूट किया था। तुमने खुद नहीं लिखे, तुम तो अपनी नालायकी बार बार साबित कर चुके हो। मौला जट इन लंदन में रह के भी फ्लॉप हुई। फ्लॉप हुई। राइटर भी यही था, डायरेक्टर भी यही था, एक्टर भी वही थे, सुल्तान राय साहब, मौला जट, मुस्तफा कुरैशी, नूरी नाथ, और चकोरी ही दारुनतनी थी उसमें। अच्छा। और मुद्दा गाड़ी भी था, कैफी साहब, और फिल्म अटर फ्लॉप थी। यानी एक्टर भी वही, डायरेक्टर भी वही, राइटर भी वही, सब्जेक्ट भी वही, करैक्टर भी वही, और फिल्म फ्लॉप। क्यों? एक प्रोड्यूसर उसमें नहीं था। क्रिएटिव प्रोड्यूसर जो है वो फिल्म बनाता है, वो बनाता है, वो बनवाता है, वो लिखवाता है। तो यहाँ यूथ जो है, कोई अच्छा एक्टर बनना चाहता है वो उससे सीख सकता है, राइटर बनना चाहता है सीख सकता है, डायरेक्टर बनना चाहता है सीख सकता है, कैमरा मैन क्या होती है, कैमरा ऑपरेशन क्या होता है, उसमें कैमरा ऑपरेशन इतना अच्छा है। वो मसूद भट्ट साहब जो थे,
और बाद में उनका बेचारों का हाथ ज़ाया हो गया हाँ, हुआ वो है। दाढ़ी वाले जो भी अभी हैं वो। हाँ जी, हयात हैं। वो बहुत बड़ा कैमरामैन है। ये उनकी फिल्म में हुआ था, हाँ, मौला जट में? ये मेरी फिल्म में नहीं हुआ था, बाद में किसी फिल्म की शूटिंग पे ठीक है। कोई बम ब्लास्ट हो गया था उनके हाथ में, अच्छा अच्छा। तो वो ज़ाया हो गया। लेकिन उसके एक शॉट जो कैमरा एज कैमरामैन उसने लिया है, जो वो जब मौलिया कहती है तो वो जो घोड़ा घूमता है, पता है उसने कैसे लिया था? ये उसकी क्रिएशन थी, वो कैमरामैन। मेरी डिमांड थी यार यहाँ कोई मौला जाट की घोड़ा आने से पहले कोई कुछ होना चाहिए, तो ये उसने कहा था जी हो जाएगा। क्या होगा? मैंने कहा क्या होगा? कहता जी मुझे आप मौका दें। अच्छा। अभी पूछे ना, मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा। उसने कैमरा लिया, एक खुदाई करवाई, कैमरा उस टोए में रखा। अच्छा। उस खुदी हुई जगह में नीचे ऊपर उसने शीशा लगवाया और 9.8 का लेंस लगाया। अच्छा। और घोड़ा जो है ना वो उसका उस खुदाई वाली जगह पे कैमरा ज़मीन में था, कैमरामैन के हाथ में नहीं था। हाँ, स्टैटिक पड़ा। कैमरा ऑन कर दिया, उस लेंस ने उसको इस तरह वो कैच किया कि सिर्फ घोड़ा है और कैमरा चल रहा है। ये मेरे उस कैमरामैन का, उसके एक शॉट जैसी ये पूरी फिल्म नहीं है। अच्छा अच्छा। एज ए फोटोग्राफर उसका काम। फिर जो डायरेक्टर का काम है यूनुस का, हाँ हाँ। उसने अपना काम इतनी डेडिकेशन से किया हुआ है कि इनको डायरेक्शन सीखनी है तो मौला जट बहुत बड़ा एसेट है। हाँ बिल्कुल। फॉर डायरेक्टर्स, लेकिन इन्होंने उसको अंडरस्टैंड ही नहीं किया। ये फिल्म देखने के बाद मैंने सर पकड़ लिया कि इस बेशर्म को इतना पता नहीं कि मौला जट को खुद नेगेटिव बनाया जा रहा है, उसको शराबी बना दिया। ठीक। वो देवदास से असर ले लिया है, भाई देवदास और करेक्टर था, सही सही। ये मौला जट है। सही। ये तो मुनसफ है, ये तो इंसाफ देता है, ये 25 गांवों का जस्टिस है। हाँ बिल्कुल। और वो ऐसा जस्टिस है जो हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो सिर्फ कागज़ पे फैसले लिखते हैं, उस पे अमल नहीं करा सकते। ये मौला जट अमल करवाता है। मौला जट खुद उस पे अमल भी करवाता है, उसको ना फौज की ज़रूरत है ना पुलिस की ज़रूरत है। सही। इतना बड़ा मैंने वो करैक्टर बनाया हुआ है। सर बहुत शुक्रिया आपका। और ये थे सरवर भट्टी साहब, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की और जो अब की मौला जट है उससे मुतल्लिक भी अपने तासुरात का इजहार किया। और सबसे अच्छी बात ये कि इन्होंने इस फिल्म को द लेजेंड ऑफ मौला जट को यकीनन उसकी मेकिंग को, उसके बनाने को सराहा ज़रूर है। और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि अब 1979 वाली जो मौला जट है वो नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में सिनेमाज में वो रिलीज़ करेंगे और इस मौला जट का भी जो प्रीमियर होगा वो सबसे बड़ा प्रीमियर कहलाएगा। इंशाअल्लाह।